अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्योंकि आज बड़ा मार्का है, बड़ा दिन है, तख्ते लाहौर का फैसला होने जा रहा है, उसकी जंग इस वक्त जारी है। और नाज़रीन गिरामी, ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह से जब इमरान खान साहब असम्बली से वोट आउट हुए थे, वो पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए वो एक तारीख़ साज मौका था कि पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा वो मौका देखा था। तो इसी तरीके से आज का दिन भी ये कह लीजिए कि तारीख़ साज है, बड़ा मौका है कि इस तरह का टर्न आउट, इस तरह की गहमा गहमी, इतना बड़ा मार्का ज़िमनी इलेक्शन में कभी नहीं देखा गया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 हलकों का इंतखाब है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त उन 20 हलकों पर लगी हुई हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये 20 हलके और इसके बाद इसमें जो फतह होगी और फतह के बाद की जो भी सिचुएशन होगी, वो पाकिस्तान की आने वाली सियासत का रुख तय करेगा कि अब पाकिस्तान की सियासत क्या होने जा रही है। जो पार्टीज़ हैं जो इस वक्त जी जान लड़ा रही हैं इस इलेक्शन में जीतने के लिए, उनकी पोजीशन को वाजे करेगा आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए। ज़रा पार्टी पोजीशन इस वक्त मैं बता देती हूँ आपको। 173 पर ऑपोजिशन है जो कि साबिका हुकूमत थी, अब 173 पर है, और 175 पर मौजूदा हुकूमत है जिसका फैसला होना है कि आया शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे। इन 20 हलकों के बाद इसके नताइज आ जाने के बाद सिचुएशन क्या बनती है। इस वक्त टर्न आउट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आगाज़ में कहा था कि जो सिचुएशन इससे पहले ही जनरल इलेक्शंस में भी इस तरह की टर्न आउट नहीं होता। अगर मैं जनरल इलेक्शंस 2018 की बात करती हूँ तो यहीं पर इसी हलके में जहाँ पर पीटीआई जीती है, वहाँ पर जो पार्टी सिचुएशन रही, वहाँ पर 32% का टर्न आउट रहा। और जो दूसरे और तीसरे नंबर की जमात मुस्लिम लीग नून रही, वहाँ पर 25% का टर्न आउट रहा। लेकिन इस वक्त तक जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो सिलसिला है, वो बहुत ज़्यादा, लोगों का जोश भी इस वक्त बहुत हाई है, लोग निकले हुए हैं, वोट डाल रहे हैं। इनफैक्ट सिचुएशन कुछ ये भी आ रही है कि वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 हलके हैं ये, 20 हलकों के बाद ये फैसला हो जाना है कि आइंदा आने वाली इलेक्शन सियासत का पाकिस्तान में रुख क्या होगा। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, खुसूसी अफराद, हर तरफ अगर आप वीडियोस देखते हैं, अगर आप समा की ट्रांसमिशन सुबह से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्लेवर्स दिखाई देंगे। बाज़ हल्के ऐसे भी हैं कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ों की खबरें आ रही हैं, बाज़ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर रहनुमाओं की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो जो पोलिंग का अमल है वो इस वक्त तक पुरअमन अंदाज में जारी है। 45 लाख वोटर्स हैं नाज़रीन, इनके लिए 3131 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और तकरीबन 1200 से 1900 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें हसास कहा जा रहा है। 700 से ज़ायद इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुई पोलिंग और ये 5 बजे तक जारी रहेगी। समा के नुमाइंदे हैं, हर तरफ बिखरे हुए हैं, हर तरफ फैले हुए हैं, एक एक खबर पर, एक एक स्टोरी पर, एक एक डेवलपमेंट पर नज़र रखी हुई है ताकि आप लोगों तक हक और सच पहुंचा सकें। इलेक्शन में किस जमात को फतह मिलती है, किसके हिस्से में शिकस्त आती है, ये फैसला ऑब्वियसली आपने करना है, अवाम ने करना है। आपने भी, अगर अभी तक, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, पंजाब के वो जो 45 लाख वोटर्स हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो अपने घरों से निकलें, अपना कीमती वोट कास्ट करें। मेरे साथ इलेक्शन ट्रांसमिशन में इस वक्त मेरे मेहमानों में मुझे हसन निसार साहब ज्वाइन कर चुके हैं, किसी ताज नहीं है, खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी, हमेशा ट्रांसमिशन से मेरे साथ होते हैं। नईम हनीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इतनी कड़ी नज़र रखते हैं चीज़ों पर कि जो कुछ कहीं कहीं मिस हो रही होती हैं चीज़ें, वो भी निकाल के ले आते हैं नईम हनीफ साहब। जाहिद गशकोरी साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के वक्त के लिए। आगाज़ करते हैं जी गुफ्तगू का। सर, हसन निसार साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। जिस किस्म की जो मैंने आगाज़ में सर कहा कि ये हमारी जनरेशन के लिए, या इनफैक्ट जब से मैं काम कर रही हूँ मेरे लिए तो ये तारीख़ साज, क्योंकि मैंने बाई इलेक्शंस में कभी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी तादाद, इतनी गहमा गहमी, इतना जोश नहीं देखा सर, जो कि आज नज़र आ रहा है। हसन साहब देखिए, बात सुने, बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा हम इसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरा एक सादा सा सवाल है, चलें आपसे, अपने व्यूअर से भी, कि इस मुल्क के अवाम को पहले बेशुमार जनरल इलेक्शंस ने क्या दिया है जो ये ज़िमनी इलेक्शंस दे लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट किया जा रहा है। अच्छा, लड़ाई झगड़े का चूँकि इम्कान है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, फलाना है, ढमकाना है, तो अदरवाइज आई डोंट थिंक, मतलब कल बाजार वापस आ जाए फिर क्या होगा, या पीटीआई आ जाती है, कौन सी तो पहले आपने चलती देखी है जो अब दोबारा चल जाएगी। बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा ओरिएंटेड हैं।
बहुत पुरजोश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, फलाना हो जाएगा। कौन कौन से लोग हैं? कोई फरिश्ते आए हैं, कोई पहली बार आ रहा होगा, कोई बंदा, कुछ भी नहीं। सेम पार्टी, सेम कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके एक जैसे हैं जी। बुनियादी तौर पे, तो बाकी देख लेते हैं। हसन साहब, कथा एक कलामी बात की तय है माजरत जिसपे सर। कोई किसी कंट्रोवर्सी की जी, कथा जी। कलामी की माजरत सर, जी, आपने जी। कहा कि अगर बुज़दार साहब आ जाते हैं, ऑब्वियसली सर सवाल यही है क्योंकि जो हाइप और जो मोमेंटम खान साहब ने पिछले 3 महीनों में क्रिएट किया है सर, उनके वोट आउट हो जाने के बाद, तो अभी ऐसा लगता है कि लोग शायद भूल चुके हैं कि पिछले 3.25 साल खान साहब की कारकर्दगी क्या रही, या फिर स्पेसिफिकली उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पंजाब में क्या रही। तो इस वक्त शायद वो बयानिया है जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जिसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से, लेकिन वो कारकर्दगी की अगर बात करेंगे तो वो तो वाकईतन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा सर। देखो, बॉटम लाइन क्या है, हमें ये देखनी चाहिए, इन पीसेस में चीजों को नहीं देखा करते। टोटल नतीजा क्या है आज तक की जमहूरियत का और नॉन जमहूरियत दोनों ने हमें क्या दिया? कर्जा, नस्लें आपकी बिक चुकी हैं, नस्लें आपकी गिरवी पड़ी हैं। मेरा मेन कंसर्न उधर है, बजाय इसके कि ये सारे के सारे कोई जीत जाए, अब आधा आधा मामला हो जाए। बाकी अगर आपने कन्फाइन करनी है गुफ्तगू इस पर्टिकुलरली ज़िमनी इलेक्शन पे, तो एक बात तय है कि पीटीआई अनाड़ियों की जमात है, वो अपनी हुकूमत के दौरान ज़िमनी इलेक्शन में जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही वो आपके सामने है जी। और नून लीग की बेपनाह तरबियत है रिगिंग की। और रिगिंग की 3 किस्में होती हैं, तीनों पे उनको कमांड है। एक होता है प्री पोल, एक होता है पोलिंग डे वाले दिन, एक होता है पोस्ट वो रिगिंग। तीनों के वो एक्सपर्ट्स हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स पीटीआई ने क्या लिए हैं। शाम तक सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। सही, ठीक है। ये अनाड़ियों और खिलाड़ियों का मुकाबला है बेसिकली, और इसको रिवर्स में करके देखें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ अनाड़ी हैं पीटीआई वाले। नहीं मनीफ साहब, हसन साहब मेरी बात से इतने ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हुआ, ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज कर रहे हैं ना हम लोग सिचुएशन को, लेकिन आपको लगता है कि ये वाक़तन एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये डिफरेंट है, सिचुएशन वाक़तन डिफरेंट है इस वक्त? वो बाई इलेक्शंस जो हुआ करते हैं, यूजुअली हुआ करते हैं 4 हल्कों में, 5 हल्कों में, उसका वो मोमेंटम नहीं होता जो इस वक्त 20 हल्कों में बना हुआ है। जी बिल्कुल इसी तरह से है किरण, जो इतलात आपके पास हैं, जाहिर है कि पूरे पंजाब में हमारी टीमें भी सर्वे भी करती रहीं और इस वक्त वो कवरेज पर भी मामूर हैं। और जो इतलात आ रही हैं, ज़िमनी इंतखाबात में इतना टर्नआउट दोपहर 12-1 बजे तक कभी भी नहीं रहा जितना टर्नआउट आज है। बाकी जो बात है, अगर माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम ये है कि वो करप्ट थी, तो इन पर यह है कि ये नाहल हैं, ये अनाड़ी हैं, इनके बस की बात नहीं है। तो फिर मसाइल का हल तो फिर अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ कर सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये समझ से बालातर है कि इमरान खान साहब इतने जोश और वलवले के साथ खत लहराने के बाद वो ज़िमनी इंतखाब किस बुनियाद पर लड़ने आ गए। शायद वो ये समझ रहे हैं कि लोग भूल गए हैं 4.25 साल में जो कुछ। ये एक बड़ा अहम सवाल कि कल जो खान साहब पॉडकास्ट कर रहे थे उसमें मैंने एक जुमला सुना जिस पर मैंने अपने तमाम जो मेहमान हैं उनसे एक बार फिर जी खुशामदीद कहती हूँ आपको। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ऑब्वियसली आज बड़ा मार्का है, 20 हल्कों में पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं। अब 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं बल्कि, और अब तकरीबन 2 घंटे का वक्त बाकी है, जिसके बाद ये पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा और फिर नताइज आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। अभी तज्जिए हो रहे हैं, मफरूज़े हो रहे हैं कि इस जमात की इतनी सीट्स हो सकती हैं, इस जमात की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन ऑब्वियसली किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ये हमें कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा। डिस्कशन यहाँ पर जारी है, बेहतरीन पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तौफीक भट्ट साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। हसन निसार साहब, कल खान साहब एक पॉडकास्ट कर रहे थे और उन्होंने पॉडकास्ट में गुफ्तगू की जिसमें एक लफ्ज़ ने मुझे बड़ा झंझोड़ दिया। खान साहब ने कहा कि सिचुएशन हमारी ऐसी थी कि हमें एजेंसीज़ को फ़ोन करके कहना पड़ता था कि भाई इन्हें असेंबलीज़ में भेजें। सर, ये वो बात है जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बार बार कहते थे कि जिस दिन फ़ोन कॉल्स आना ख़त्म हो गई, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे जिन्होंने ये बात की थी कि जिस दिन फ़ोन कॉल्स आना ख़त्म हो गई उस दिन देखिएगा सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होगी। तो कल तो खान साहब ने इस बात पर मोहर लगा दी, मोहर सख्त कर दी कि हाँ जी, उन लोगों को फ़ोन कॉल्स करके ही भेजा जाता था। हसन साहब,
देखें, बात सुने, मैं तो अपने स्टांस पे, आई स्टिक टू माई स्टांस। जी सर। और ये वही है। देखो, बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा हम हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस पे कमेंट्री और ये वो जो कुछ भी हो रहा है, ये एक रिवायत और फॉर्मेलिटी है जो हम पूरी कर रहे हैं। जिस माशरे में दूध से लेके बेसन तक और जमहूरियत से लेके बाकी सारे धंधों तक कोई चीज़ खालिस ना हो, वहाँ आप एक ज़िमनी इलेक्शन के बारे में ये तवक्को रखना और उस तवक्को की बुनियाद पे, इस मफरूज़े की बुनियाद पे थीसिस बिल्ड करना, ये ठीक है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक है, सो हम कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इर्रेलेवेंट। रिजल्ट आने दो, सारा कुछ सामने आ जाएगा। देखो, बात सुनो, प्रैक्टिकली सूरत हाल क्या है। ज़िमनी हमारी रिवायत है, इसमें एक्सेप्शंस होंगी। ज़िमनी इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट के होते हैं, ये तयशुदा बात है। और ये गवर्नमेंट पाकिस्तानी तारीख की सबसे घाग गवर्नमेंट है जो आखिरी हद तक जाएगी। दूसरी तरफ इट इज अ रियलिटी जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अंधा भी नहीं चैलेंज कर सकता, चूंकि कान मौजूद हैं कि इमरान की कैंपेन बहुत इफेक्टिव, बहुत एग्रेसिव थी। मकबूलियत उसकी आप चैलेंज नहीं कर सकते। सो मैं तो किसी बात पे भी, मैं जनरल बात करूंगा, मैं किसी बात पे पेश कोई तो दूर की बात है, वो करने का तो मैं रिस्क ही नहीं ले सकता, क्योंकि मैं, मेरे नज़दीक की एक बहुत ही मकाना किस्म की हरकत हो। जी सही। तौफीक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप क्या सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, और अब जो मैंने बात की थी, मैं चाह रही हूँ कि आपका कमेंट इस पर ले लूँ सर। ये इस बात की तस्दीक नहीं कर दी खान साहब ने खुद कि जी कॉल्स करवाई जाती थी, तभी वो तमाम लोग जो एक तैयारे में भरकर एक दफ़ा पहुँचे थे, वो तमाम लोग शायद तभी इसी वजह से असेंबलीज में चले जाया करते थे। मैं तो इस वक्त कनाडा में हूँ जी, और पिछले 1.5 महीने से मैं अमेरिका और कनाडा में हूँ, और यहाँ पे भी लोग जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हर इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन के दिनों में ना बाहर बैठे हुए होते हैं तौफीक साहब, तो बहुत सवाल करते हैं। एक सवाल तो आपके हवाले से भी बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि सोशल मीडिया पे वो एक मुहिम चली थी कि किरण नाज साहिबा जो हैं वो समझ छोड़ दिया। तो चलें, आज लोगों को पता चल जाएगा जब मैं और आप इकट्ठे हैं कि आप अभी तक हमारे साथ हैं और समा न्यूज़ का हिस्सा हैं। तो जहाँ तक खान साहब का आपने बात की है, तो अब उन्होंने एक अगले ही रोज एक तकरीब में अपने इस मौक़िफ़ को, जो यू टर्न के हवाले से जिस पे बड़ी तनकीद होती है और बड़े इसमें मुहज़्ज़ब लोग जो हैं वो इस पे तनकीद करते हैं यू टर्न लेने के अमल पे। हसन निसार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पुरानी रीत रवायत को बहुत ही मुकद्दम रखते हैं वो, और बहुत ही इन चीज़ों को वो समझते हैं। हमारे ज़माने में तो, या जब हम छोटे थे, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ज़ुबान के और वादे के अमल को बहुत मुकद्दम समझते थे। अब हमारे खान साहब ने एक बार फिर कहा कि जी यू टर्न लेना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, और साथ उन्होंने अपने कुछ जर्नलों को भी शायद कह दिया कि वो भी किसी मकसद के लिए यू टर्न लेते हैं। तो यू टर्न चले, अगर आपने लेना है तो जो आपके यू टर्न है उनका जो फ़ायदा है वो मुल्क को हुआ हो, कुछ कोई अवाम को हुआ हो, तो हम कहें कि जी चलें आपके यू टर्न जो हैं उनके फ़ायदे मुल्क और अवाम को हुए। मगर आपने तो यू टर्न लिए अपने ज़ाती मफादात के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए, और अब तक आप ले रहे हैं। एक दिन आप कोई बात करते हैं, दूसरे दिन आप कोई बात करते हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन जो है वो आया तो आपने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है, मेरा तो उससे कोई झगड़ा नहीं है, और ये बार बार आप बात जोर दे के कह रहे हैं। तो क्या मकसद है इसकी बात कहने के पीछे? क्या आप साबित करना चाहते हैं? और फिर आप ये कितने भोले बन रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्यों मेरे खिलाफ थे। आपको सब पता है कि क्यों वो आपके तौफीक भट्ट साहब, आपको और तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, अगली आवाज़ जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, बड़े दिनों के बाद आप समा की स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी आवाज़ समा के नाज़रीन सुनेंगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, हमें भी खुशी होगी आने के लिए। समा जरा हाथ हल्का कर देना पीटीआई पे।
सर आपको इसीलिए लेते हैं सर, और इसी वजह से चाहते हैं कि समा साथ मौजूद हो ताकि आप लोग अपना मौकफ रख सकें समा की स्क्रीन पर। शाह साहब ये बताइए कि इस वक्त, बहुत शुक्रिया शाह साहब, तो फिर समझूं मैं कि अब जाहिर सी बात है ऐलान आपने किया था, आप आ गए तो फिर आप सभी आएंगे सर, बॉयकॉट खत्म? मुझे आपका बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, क्या कर रहे हैं? शोर शाह साहब मैं आपसे कह रही हूँ कि क्योंकि ऐलान आपने किया था सर, आप वाइस चेयरमैन है सर पीटीआई के, आप आ गए माशाल्लाह, तो सर अब हम समझेंगे अब सब आ जाएंगे। देखिए, आज तो पोलिंग डे है, पोलिंग डे पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं और ये तो पार्टी का पॉलिसी है, फैसला है। अगर आप अपनी खैर जानिबदारी का एक सबूत देते हैं तो हम क्यों नहीं आना चाहेंगे, हम इस चैनल को क्यों मिस करना चाहेंगे? यकीन कीजिए, जब आपके चैनल में सुन लीजिए ना, जब एक तासुर ये आ जाए कि ये चैनल है जिसमें सिर्फ पीटीआई को रगड़ा ही लगाना है, तनकीद है, कीचड़ उछालना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं सिवाय बायकॉट के? और कुछ कर ही नहीं सकते। शाह साहब, जो आप सर बात करने की ग्रिप रखते हैं, जो आप अपने मुखालिफिन को रगड़ा लगाते हैं और आप माशाल्लाह हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में इसका हिस्सा रहें, साथ रहें, तो सर आप काफी होते हैं, जब आप होते हैं तो आप खुद रगड़ा लगा देते हैं, इसी वजह से चाहते हैं हम हो। अब आप ये बताइए सर कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कुछ वो फैक्ट्री वाले मामलात में देख सर क्या हुआ है? शाह साहब ये आपके पास खबर कहाँ से आई, इत्तला कहाँ से आई आपके पास कि फैक्ट्री में ऐसे मामलात हो रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि मुझे वोट, मैं कैंप में फिर रहा हूँ और वोटर से इत्तला मिली कि एक फैक्ट्री में खवातीन को जमा किया गया है, उनसे शनाख्ती कार्ड पहले ले लिए गए थे, वो गिब्स फैक्ट्री की मुलाजिमीन है और उनसे कहा था कि पोलिंग के लिए आपने फला जगह आना है, आपको शनाख्ती कार्ड भी मिलेगा और हिदायत भी मिलेगी कि आपने वोट कहाँ देना है। तो जब मैंने कहा, मुझे खबर मिली तो मैंने कहा मौके पे ले जाइए। मैं मौके पे गया, जब मौके पे गया तो मैंने देखा कि नून लीग के रिक्शों की लाइन लगी हुई थी, उन्हें बैनर लगे हुए थे। तो वहाँ ना कोई पोलिंग स्टेशन था, ना कोई पोलिंग कैंप था। तो मैंने कहा यहाँ तो क्या है, क्यों ये रश है यहाँ? मैंने कहा चंदा खवातीन है, उनको बिठाया हुआ है, उनके शनाख्ती कार्ड पहले ले दिए गए थे, उनको शनाख्ती कार्ड दिए जा रहे हैं, हिदायत दी जा रही है, जाके शेर पे मोहर लगाओ वरना नौकरी से बर्खास्त। डराया जा रहा है और फिर टोलियों की शक्ल में उनको वहां से रवाना किया जाता है। तो मेरे अंदर जाते हैं, जब अंदर उनको देखा कि मैं आना चाह रहा हूँ तो मैं फैक्ट्री के गेटों को ताला लगा दिया और हमने बाहर गेट को खुलवाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं खोला। तो मैंने कहा इतनी देर में चैनल वहाँ आ गया, एक मकामी चैनल है रोही, वो आ गया, तो उन्होंने इसकी सारी फुटेज बनाई। मैंने कहा चलिए मुझे ना जाने दे, ये तो मीडिया के लोग हैं, इन्हें जाने दे, इन्हें कवरेज करने दे, दूसरा पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। एक दूसरा वाकया भी आपको पेश करना चाहूंगा, वो ये है कि अली हैदर गिलानी एक सिटिंग मिनिस्टर है और कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि सिटिंग मिनिस्टर कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। जिन मिनिस्टर ने बनना था उनने इस्तीफे दिए और जाके कैंपेन का हिस्सा बने, या नादिक है और लोग हैं। लेकिन ये सिटिंग मिनिस्टर आज रेंजर्स के साथ हल्के में दंदनाते कर रहे हैं। हमारे पास फुटेज मौजूद है। मैं चीफ इलेक्शन कमीशन से ये कह रहा हूँ, आप वो फुटेज देख लें, मौका देख लें, हल्का देख लें और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन देख लें। क्या आप में इतनी अख्तियार है कि आप एक सिटिंग मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करें? आपने कार्रवाई की थी इसी अली हैदर गिलानी पर, करप्ट प्रैक्टिसेस का आपने फैसला किया, आपने पर्चे का ऑर्डर किया, पर्चा हो गया, कुछ नहीं हुआ। और आपने खुद इसलिए पहुंचे कि अपने वालिद के लिए ये वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। आज फिर उन्होंने वायलेशन की है और इलेक्शन कमीशन खामोश है। तीसरी चीज जो मैंने पॉइंट आउट की वो ये है कि मिन्नत कॉलेज मुमताजाबाद में एक पोलिंग स्टेशन है, मैं वहाँ गया, पुरअमन माहौल था, अच्छा माहौल था। वहाँ मुझे टीएमपी के पोलिंग एजेंट भी मिले, नून के भी थे और हमारे पीटीआई के भी थे। उन्होंने कहा कि जी हमसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। मैंने कहा तो आपने दस्तखत क्यों किए? अभी तो पोलिंग चल रहा है। दस्तखत तो होते हैं जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है, गिनती हो जाती है, तो पोलिंग एजेंट्स के सामने और फिर उसे साइन दिया जाता है। तो उसमें नून भी थी, उसमें टीएमपी और पीटीआई।
मैंने कहा चलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चलते हैं। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया चुनाव से, मैंने कहा भैया ये शिकायत आ रही है, हर पार्टी कर रही है, ये आपने क्या किया है? उन्होंने कहा जी मैंने इसलिए किया है हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर कि बाद में लोग फिर नहीं मिलते हैं, फिर नारे हो जाते हैं, शोर हार जीत हो जाती है, तो मैंने कहा मैं पहले ही साइन करवा लूँ। मैंने कहा ये तो गैर कानूनी चीज है, ये तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ये तो वायलेशन है, आप नहीं कर सकते। और फिर आरओ को पता चला, वो तो शील आया, मैंने आरओ से कहा कि ये हो रहा है, आरओ ने कहा आपने सही कहा, और मैं उन फॉर्म्स को फड़वाता हूँ। अब देखता हूँ कि उनने फड़वाए हैं कि नहीं फड़वाए, लेकिन उनने मुझे कहा है कि मैं उसकी बात पर एतमाद करूंगा। उन्होंने कहा है तो एक शरीफ आदमी है और एक तलेबानिज है, तो उन्होंने कहा है तो मैं एतमाद करूंगा। तो इस किस्म की कुछ निशानदेही मैंने की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज पोलिंग हो रहा है, पुरअमन हो रहा है, टर्न आउट मुझे बहुत मुनासिब दिखाई दे रहा है। लकीली मौसम का बड़ा इतना गर्म नहीं था, लेकिन मुल्तान में गर्मी तो होती है। एक बादल से और बादल के साए में हल्की हवा चल रही थी, तो लोगों ने वोट निकले हैं बड़ी तादाद में। और शाह साहब ये देखना पड़ेगा कि ये जो हवा का झोंका है ये किसके लिए होता है, ये पीटीआई के लिए या फिर पीएमएल-एन के लिए? अच्छा शाह साहब मुझे बताइएगा, चौके चल रहे हैं ना, जो चौके चल रहे हैं वो लोटों को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि कौम इमरान खान के बयानिए को कबूल कर चुकी है, उनके जिन्हों में उतर चुका है। इजाजत हो तो मैं शाह साहब और आप समझते हैं शाह साहब कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि लोटों को बाहर ले जाएंगे, तो इस वक्त पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं, धांधली से पाक इलेक्शन हो रहे हैं सर? पुरअमन हो रहे हैं, धांधली से पाक हो रहे हैं, वो पता चलेगा शाम को 5 बजे। अच्छा शाह साहब एक सवाल सर मुझे तंग कर रहा था, मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने जब ये फैक्ट्री के मामलात सारे देखे तो उसके बाद आपने पुलिस को या इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर सर उनको इंटरवीन करने के लिए क्यों नहीं कहा? आप सर किस हैसियत पे वहां पर छापा मारने के लिए गए? शाह साहब जरा इसको क्लियर कर दीजिएगा। छापा मारने के लिए मैं सिर्फ तस्दीक करने के लिए, मैं छापा मारना मेरा काम नहीं है, मैं तो छापा मार फोर्स नहीं हूँ। मैं तस्दीक करने के लिए गया, जो लोग कह रहे हैं, कई दफा लोग एग्जैजरेट भी करते हैं चीजों को, क्या ये है कि नहीं है। जब मैं गया तो मैंने देखा तो वाकई उस सूरत हाल थी। तो आपने फिर पुलिस को बताया शाह साहब? जी मैंने कहा, मैंने आरओ को बताया, मैंने मीडिया से बताया, उनको फिर मैंने सुना का नोटिस भी दिया। सही। अच्छा शाह साहब ये मुझे अपने जो आपके बेटे का हलका है ज़ैन कुरैशी का, उस हलके के बारे में बताइए, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? क्योंकि ऑब्वियसली आप भी कह चुके हैं वाइस चेयरमैन का बेटा है, अगर वहां पर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह के मामलात होते हैं बकौल आप लोगों के, तो फिर ये बड़ी एक सुक्की की बात होगी। तो इस वक्त मुल्तान में क्या पोजीशन है सर हलके की? सियासत में आप एक मौके के लिए लड़ते हैं, हार जीत सियासत का हिस्सा है। ज़ैन कुरैशी इमरान खान के नजरिए और बयानिए की लड़ाई लड़ रहा है। वो तो सिटिंग एमएलए है, उसको सीट की दरख्वास्त नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, और उसके पास सीट मौजूद है। उसने यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को 2018 में शिकस्त दी हुई है। वो इमरान खान का झंडा और उसका बयानिया उसके लिए लड़ रहा है, और हम उसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। सही। अच्छा अब मुझे बताइएगा शाह साहब, ये खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का तस्करा किया कि वो लोग धांधली कर रहे हैं। आपकी मैं अभी गुफ्तगू सुन रही थी, आगे भी जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन विजिट करने हैं, फिर बात करेंगे। शाह साहब बस ये आखिरी सवाल का अगर आप मुझे जवाब दे दें, आप आए हुए, हम चाह रहे हैं कि बड़े अरसे बाद आए, आपकी मौजूदगी का जरा फायदा तो उठा लें। तो मैं भी गुफ्तगू सुन रही थी आपकी सर, ये वाला कुरैशी साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है, या बल्कि फ़ौरन बाद शाह साहब को ऐसा महसूस हुआ कि उनको जाना चाहिए, या वो चले गए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त पोलिंग हो रही है, और पोलिंग जब हो रही है तो यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर विजिट भी करना है, जाना भी है। लेकिन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, एक बहुत बड़ा सवाल था कि खान साहब नाम क्यों नहीं लेते? अगर खान साहब इतने क्लियर है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, तो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया था। उन लोग गोई से काम नहीं लेते हैं, जो देखते हैं वो कहते हैं। जरा उनकी ये बात सुन भी लीजिए। क्या सूरत-ए-हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने एक्स और वाई की बात की है, तो एक्स और वाई इस वक्त जो है वो आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? फाल नजर आ रहे हैं या? देखिए मेरे पास गायब का इल्म नहीं है, मैं आपको वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंख देख रही है, और आप वही रिपोर्ट करेंगे जो आपकी आंख देखेगी या आपके कैमरे की आंख देखेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि दरोगोई से काम ना लिया जाए। जहां कमज़ोरी थी वहां मैंने निशानदेही की है, जहां मुनासिब बंदोबस्त है
वो मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूँ। मैंने बरमला कहा है, इस वक्त मुझे पुलिस विजिलेंट दिखाई दे रही है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, इस वक्त तक पोलिंग पुरअमन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। शाह साहब को शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब इसी सवाल की बारी है, तो वो उनको फौरी तौर पर याद आया कि उन्होंने जाना है। ऑब्वियसली साथ साथ ये भी कि वाक़तन आज मसरूफियत का दिन है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन का ओहदा रखते हैं PTI पे, तो आज उनकी ज़िम्मेदारियाँ और आज उनके मामलात वाक़तन बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन हमारे पैनल साथ मौजूद है इस पर डिस्कशन करने के लिए। नईम, ज़रा आप इस पर रोशनी डालिए। शाह साहब ने फिर इस बात को मज़ीद आगे बढ़ने नहीं दिया है, जितना वो कह गए हैं। आई थिंक वो अक्लमंद के लिए बहुत बड़े बड़े इशारे दे गए हैं। दरोग गोई से काम नहीं लेंगे, गैब का इल्म वो नहीं रखते। तो ये खान साहब जो X और Y की बातें कर रहे हैं, वो क्या मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं? किरण, मेरा तो मासूमाना सवाल जो है वो दिल में ही रह गया और मेरा मिलता है ब्रेक से बस चंद सेकंड पहले मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता। सवाल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। 2018 में सेम हल्का था, सेम मद्दे मुकाबल था, सलमान नईम आजाद उम्मीदवार, शाह महमूद कुरैशी उसके मुकाबले लड़ रहे थे इस हल्के से। चेयरमैन PTI इमरान खान के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी को वो इलेक्शन हराया गया था। मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिसका एतराफ कर चुके हैं फ्रंट बिल्कुल ऑफ सही मीडिया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने इस बात को एतराफ को इस हल्के जी एग्जैक्टली शाह महमूद कुरैशी साहब को इस हल्के से इलेक्शन PTI ने खुद हराया। इलेक्शन हराने की वजह सिर्फ ये थी कि शाह महमूद कुरैशी वसीम अकरम प्लस के मुकाबले में, उस्मान बुज़दार के मुकाबले में वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार ना बन जाएं। जी। वो इलेक्शन जो था शाह महमूद कुरैशी का सलमान नईम के मुकाबले में नहीं था, बल्कि PTI के मुकाबले में लड़ा था। उन्होंने अपनी जमात के मुकाबले में। सिर्फ पूछना मैं ये उनसे चाह रहा था, क्या आज वो मुनाफकत बददस्तूर जारी है या चेयरमैन PTI ने उनको गो हेड दे दिया कि ठीक है शाह महमूद अपने बेटे को यहां से इलेक्शन लड़ाओ, मेरी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। तो यहां पर पोजीशन जो है ना वो कुछ इस तरह से है। थोड़ी देर पहले कोई साथी बता रहे थे कि 10 आजाद उम्मीदवार थे, इन 20 में से 10 नहीं थे, 8 थे। उसमें सलमान नईम जो है वो आजाद जीते थे। उसके अलावा PP7 रावलपिंडी से राजा सगीर अहमद आजाद थे। PP 90 भक्कर से सईद अकबर खान नवानी थे। 97 फैसलाबाद से हाजी मोहम्मद अजमल चीमा थे और 127 से मेहर असलम भरवाना थे और PP 237 से मियां फिदा हुसैन और अब 272 से जो है वो जो सुल्तान हैं उनकी मिसिज हैं बासित सुल्तान की सईदा जोरा और आखिरी जो है 8वां हल्का जो आजाद जीतकर आए थे। PTI और नून लीग दोनों को हरा के ये लोग आए थे जो 20 में अभी शामिल हैं, जो अब नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं। लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा। किरण, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये 8 लोग मुझे बिल्कुल हारते हुए इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि इन्होंने 2018 के इंतखाबात में PTI को भी शिकस्त दी, नून लीग को भी शिकस्त दी। अब जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर थी PTI के उस वक्त जो टर्न आउट था, जो पोजीशन थी वो 32% पे थी और मुस्लिम लीग नून की 25% पे थी। तो आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने PTI को भी शिकस्त दी थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दी थी। जी बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ देखिए, बिल्कुल खालिद साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ, आप ही की तरफ आ रही हूँ। बस नईम साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, वरना वो शिकवा कर देते हैं फौरन कि मैं टाइम नहीं देती। मेरे भाई मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था, जो शुरू में हसन निसार साहब ने बात की कि हम क्यों ना अगला सेगमेंट जो है ना इस बात पे कर लें कि 1947 से लेके जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है वो कौन सा इंतखाब था जो फ्री एंड फेयर था, वो कौन सी हुकूमत थी जो वोट के साथ बनी थी। 2018 की जो PTI की हुकूमत थी वो बिल्कुल वोट के साथ नहीं बनी थी। किस तरीके से जो है इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया, किस तरीके से जो है वो इत्तेहादी शामिल किए गए और बैसाखियों के सहारे किस तरह से हुकूमत बनी। अब पंजाब में आप वसीम अकरम प्लस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस जो है खालिद साहब से बात कर लें, जब दोबारा मुझे मौका देंगी तो मैं इसी वजह से शायद खान साहब फिर अपना बयानिया लेकर चल रहे होते हैं। वो उनकी नजर में उनके बकौल जो हक और सच पर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसीलिए वो अपना बयानिया लेकर चल रहे होते हैं और वो हर तरफ ये रिक्वेस्ट है, अपीलें लगा रहे होते हैं कि जी उनका साथ दिया जाए, हक का साथ दिया जाए, जो कुछ शायद 2018 में हो चुका है, जिस तरफ आप इशारा करें, और वो पाकिस्तान की आवाम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब मासरत के साथ सर एक छोटे से ब्रेक की कॉल फिर आ गई है, ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊंगी, आपसे बात का आगाज करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है हमारी। ब्रेक से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब साथ मौजूद थे। क्या सारी सिचुएशन है, क्या समझते हैं आज के इंतखाबात के हवाले से, उस पर वो डिस्कशन कर रहे थे और उसके बाद हमारा पैनल उस पर बात कर रहा था। खालिद अजीम साहब, सर आप इस पर बात करना चाह रहे थे। जो एक अहम सवाल था जो मैं उनसे पूछना चाह रही थी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक इस वक्त उन्हें पुरअमन और सही होते हुए मामला दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ उनको लग रहा था कि वहाँ पर धांधली की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ खुद से क्रैक डाउन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी नज़र में सही हो रहा है सर इंतखाब इस वक्त? इसमें तो एक थोड़ी देर पहले हम जब ब्रेक के दौरान बात कर रहे तो जाहिद गिशकोरी साहब ने मुझे बताया कि इस वक्त जो एक टॉप ट्रेंड चल रहा है वो मिस्टर एक्स का चल रहा है। तो वो आपको पता ही है कि मिस्टर एक्स का बयानिया किसका है, और आज अगर उसी पार्टी के वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन जो है वो उसको डिफ्यूज़ कर जाते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उस बयानिए का। उसके साथ साथ नईम हनीफ साहब जो बात कर रहे थे उनके उस स्टेटमेंट की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का था, जो मैं समझता हूँ कि एक पूरी चार्जशीट थी उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त पीटीआई ने इस हल्के में मुझे हराने की साजिश न की होती तो आज जो पंजाब का हाल है ये ना होता। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पंजाब में गवर्नेंस में भी वो नाकाम रहे और वो पॉलिटिकल गेन भी उनको कोई नहीं हो सका। अब एक बात और मैं मतलब उसमें शुरू में बात की थी जाहिद गिशकोरी साहब ने कि जी 10 ऐसे अरकान थे जो आज़ाद जीते थे और जिन्होंने पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को, या जहाँ कहीं हो सकता है एक आध जगह पे उन दोनों पार्टियों में से किसी का उम्मीदवार ना हो, उनको शिकस्त थी। और नईम हनीफ साहब फरमा रहे थे कि वो 8 है। मैं थोड़ी सी इसमें जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जनरल इलेक्शन था 2018 का, उसमें 11 आज़ाद अरकान जो हैं वो जीत के उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के तवसत से वो पीटीआई में शामिल हुए। और उसमें वो बासित बुखारी साहब की खाली करदा सीट भी है, क्योंकि बासित बुखारी ने एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा था, उन्होंने एमएनए की सीट रख ली और अपनी एरिया जोरा बतूल साहिबा जो हैं, जो कि अब फिर कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्शन लड़वाया था। और मज़े की बात है कि वो माँ बेटे का मुकाबला था। उनके बेटे जो हैं वो हारून सुल्तान, वो बाप के भी मुकाबले में इलेक्शन उन्होंने लड़ा था 2018 में, और उसके बाद उन्होंने फिर अगला इलेक्शन जो है नून लीग के टिकट पे अपनी माँ के मुकाबले में लड़ा था। तो जोरा बतूल जो है वो पीटीआई के टिकट पे जीत के आई थी। और हारून सुल्तान साहब अब इस वक्त भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद तौर पे वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो अपने माँ बाप को जो है वो इस तरह से आसानी से आगे नहीं जाने दे रहे। अब सारा जो मंजर है उसमें मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई पूरी कैंपेन ही उन्होंने इस बयानिए के ऊपर बिल्ड की है। बिल्कुल ठीक है। और फिर अगर वो वाइस चेयरमैन उस चीज से अलग हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना कि बयानिया कहाँ खड़ा हुआ है। चेयरमैन साहब एक बात करें, वाइस चेयरमैन साहब एक बात करें। हैदर वहीद साहब, सर ये मैं चाह रही हूँ ज़रा हम इसको ये साथ साथ ये इलेक्शंस की सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी डिस्कस करते रहे ना। मुस्लिम लीग नून सर ओवरऑल हमारे तमाम पैनलिस्ट और बात है भी यही कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, ज़िमनी इलेक्शन ऑब्वियसली उनका होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी ये सोच रहे होते हैं, अवाम भी ये सोच रहे होते हैं कि जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को वोट दिया जाए जो उनके काम कर सकें। ऑपोजिशन में तो काम नहीं हो सकते है ना सर। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक फ़ायदा तो है सर कि जो लोग यहाँ से जीते थे उन्हीं को ही सीट दी गई है, लेकिन आप समझते हैं कि यही मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसान का बाइस भी बन सकती है, क्योंकि मकामी क़यादत और उनका जो आम कारकुन है वो इस बात पे नाराज ना हो? हैदर साहब देखिए, ये इंडिविजुअल्स हैं जो खुद कफील थे, जिन्होंने नून लीग और पीटीआई को हराया था। ये उन 10 की अगर हम बात करें तो वहां तो देखें, नून लीग का वोट अगर जोड़ें तो ये तो एक आसान विक्ट्री होनी चाहिए। शायद इतनी आसान ना हो, खान साहब का कुछ बयानिया भी चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये 10 वो सीटें जो मेरे ख्याल से नून लीग के लिए ज्यादा सेफ हैं बनिस्बत दूसरी 10 के। और मेरे ख्याल से ये इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो हेल्प भी करता है और कीमतों की वजह से थोड़ा हर्ट भी कर सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे मेरे ख्याल से नून लीग को इस वक्त डेफिनेटली एज हासिल है और मेरे ख्याल से नून लीग जीतने जा रही है। उन्हें 9 सीटें चाहिए हमजा के लिए, लेकिन ये असल मुकाबला हमजा का नहीं है, ये असल मुकाबला अगले इलेक्शंस का है और आज की फेडरल गवर्नमेंट का है। अच्छा, अभी खालिद साहब कह रहे थे कि इस वक्त टॉप ट्रेंड पर जो है ना है, लेकिन अब जो चीज़ टॉप ट्रेंड पे बनने जा रही है उसके बारे में मैं आपको इत्तला और ख़बर देने जा रही हूँ जी। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में इलेक्शंस होते थे, इनफैक्ट 1-2 ज़िमनी इलेक्शन हमने देखे, तो वहाँ पर पोलिंग के डब्बे तो छोड़िए, वहाँ पर तो पोलिंग एजेंट्स और जो ऑफिसर्स होते थे वो तक गायब हो जाते थे। अब जलील शर्फपुरी साहब, जिनका इस्तीफ़ा आ गया, जिन्होंने स्पीकर को, जो कि खुद वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, उनको अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया।
अब एक मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें शेख रशीद साहब है और गुल जमान नामी शख्स है, जिससे इन दोनों की मुबैना तौर पर गुफ्तगू हो रही है। और शेख साहब फरमाते हैं कि जी जलील शर्कपुरी ने पेमेंट कर दी है। तो बंदा कहता है कि जो दूसरा है ज़बान गुल ज़मान, उसका जवाब होता है कुछ ये टेलीफोन है, ज़रा ख्याल करें, लिहाज करें। तो फिर शेख साहब उस पर कहते हैं, जो मुबैना ऑडियो आई है सामने उसमें वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता, हम कौन सा इंडिया बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो हक़ और फतह की ख़रीदो फरोख्त हो रही है उसमें फिर बेड़ा पार होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, ये सारी बातें भी हो रही हैं। ये मुबैना ऑडियो है जो सामने आई है, ज़रा सुन लीजिए। जलील शर्कपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। अगर तो ये वीडियो ऑडियो दुरुस्त है तो इसमें फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि ये खरीदो फरोख्त के बाद इस्तीफ़ा आया है। सुनिए ज़रा बात क्या हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਬਾਤ सूरत हाल देखना ਤੁਸੀਂ सूरत हाल ਚੱਲਣਾ बेड़ा पार करेगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ आपसे ਦਿੱਤਾ अल्लाह इंशाल्लाह शर्म पर्दा रखना अल्लाह देखना। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। अजय शहर के निकलांगे देखो जिस 10 बजे ने मैं चली पुना ते जो लगे हैं सवेर दे देखो ना। चलो हाँ खबर देंगे तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो मुबैना ऑडियो जो सामने आई है ये बहुत बड़ी चार्जशीट होगी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो शेख रशीद साहब की आवाज़ लग रही है ऐसी, और उस पर शेख साहब सवाल कर रहे हैं कि जलील शर्कपुरी को पेमेंट कर दी गई है। और फिर दूसरा बंदा जो है जिसका नाम गुलजमान बताया जा रहा है वो कह रहा है कि ये कुछ लिहाज करें, ये टेलीफोन है। तो टेलीफोनिक गुफ्तगू है जो सामने आई है। शेख रशीद साहब पूछ रहे हैं पेमेंट के हवाले से। तो सवाल अब ये बनता है कि जो एक हक और सच की फतह और हक और बातिल की जंग थी, उसका ये बयानिया था कि यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त की जाए, इस्तीफ़े दिलवाने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त की जाए। आसिम नसीर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा टीवी के। आसिम नसीर, ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही है, ऐसे कहा जा रहा है ये शेख रशीद साहब की ऑडियो है। क्या इत्तलात, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो ये इस्तीफ़ा इस वजह से दिया गया है जी? किरण नाज, बिल्कुल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल चेहरा, यहाँ पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग का असल चेहरा आप देख सकते हैं कि ये लोटों की सियासत, पैसे की सियासत की जो बात करते हैं, लोगों को झूठ का एक प्रोपोगेंडा दिखाते हैं कि जनाब मुल्क के अंदर कौन लोटे हैं, कौन पैसा खर्च करता है। ये अभी आपको एक आज सुबह 10 बजे की ये ऑडियो है जिसमें साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उनकी एक कॉल है जो कि कॉल ट्रेस हुई है और समा ने ये हासिल की है। उसमें बाकायदा तो सुना जा सकता है कि गुलजमान नामी एक शख्स है लाहौर के ही, उनके साथ बात हो रही है और साबिक वजीर दाखिला बाकायदा तौर पर उन्हें पूछ रहे हैं कि आपने पेमेंट कर दी जलील शर्कपुरी का काम मुकम्मल होने की। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अंडरवर्ल्ड में काम होता है, काम हो गया तो पेमेंट दे दे। तो यहाँ पर देखें किस तरह कल रिजाइन लिया गया और उसकी अब पेमेंट की बात की जा रही है। उसके साथ साथ उसमें बाकायदा तौर पर जो कन्वर्सेशन है और उस कन्वर्सेशन को ही हम कोट कर रहे हैं, उस कन्वर्सेशन में ये कहा जा रहा है कि अभी तो आप देखिए आगे क्या कुछ होगा। और शेख रशीद अहमद बाकायदा तौर पर जब फोन पर बात कर रहे हैं तो उन्हें उस मुबैना शख्सियत ने कहा कि ये टेलीफोन है, अल्लाह के बंदे कुछ ख्याल करो। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई नहीं आवाज सेव करता, आगे का मैंने आपकी वजह से बहुत बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इज्जत रखेगा और आप देखेंगे कि ये तमाम जो इलेक्शन के नतीजे है वो हमारे हक में होंगे। उस मौके पर शेख रशीद अहमद ने उन्हें कहा कि आप अभी तक निकले नहीं, बाहर हल्के भी नहीं गए। तो उनका कहना था कि अभी तो मैं टेलीफोन पर काम कर रहा हूँ, आगे निकलूंगा और आपको नताइज भी और जो बेड़ा पार करके दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर अपने नाजरीन को मजीद भी बताना चलूँ कि बाकी वजीर दाखिला की तरफ से भी इस पर नोटिस लिया गया है और मुस्लिम लीग नून जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर ऑडियो जो अभी समा पे चल रही है, मुझे ये भी मैसेज मसूल हुए हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कराई जाएगी, इसका फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा इस ऑडियो टेप का जो समा पे चुका। अभी हमने अपने नाज़रीन को सुनवाई दी और जो हमारे पास ये एक ऑडियो मिली, तो इस तरह एक हुकूमती सतह पर तो इसके ऊपर अब नोटिस हो चुका है। लेकिन जो बात की जा रही थी इमरान खान की तरफ से कि लोटों की सियासत, पैसे की सियासत, तो अब अवाम भी देख सकती है कि किस तरह से लोटों की सियासत और किस तरह मुस्लिम लीग नून के एक मुदर्रिब को आखिरी इलेक्शन की एक रात पहले उसे वापस भिजवाया गया
उसे इस्तीफा दिलवाया गया और एक सीट को कम किया गया और उसके इवज उसे पैसे देने की सियासत सामने आ रही है। मुझे ये याद पड़ता है, ये 3 महीने पहले जब ये वोट आउट की सारी सिचुएशन बन रही थी तो उस वक्त खान साहब अपने स्टेजेस पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से कहा करते थे कि 20 करोड़ 20 करोड़ में ये बिक गए हैं सारे के सारे लोग। उसके आज तक पीटीआई कोई सबूत तो नहीं पेश कर सकी, नहीं बता सकी। इनफैक्ट जो नूर आलम खान और दीगर लोग जिन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, उन तमाम लोगों ने बाकायदा कुरान पाक पे हाथ रख का ये हलफ उठाए कि बात की कि जी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया है अलग होने के लिए। पीटीआई के अपने बिहेवियर्स की वजह से अलग हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियो सामने आ रही है, मुबैना ऑडियो है ये, अभी इसकी तहकीक होनी है, अभी इसकी तस्दीक होनी है। इनफैक्ट आसिम ही बता रहे हैं कि इस पर इंक्वायरी के लिए भी बात कर ली गई है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ अगर वज़ीर दाखिला साहब आ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस मामले पर हम मज़ीद डिटेल में उनसे बात कर सकेंगे। नहीं मनीफ साहब, वो 20 करोड़ रुपए का तो आज तक कोई सबूत पीटीआई नहीं पेश कर सकी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तक के वो जो सारा मामला हुआ उसे मुस्तरद कर दिया, वो जो रूलिंग मुस्तरद हुई थी। लेकिन यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रॉबेबली हो सकता है इस मामले पर बात करें, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। नईम साहब, फिर आती हूँ आपकी तरफ। इशू हुए थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से मैंने कहा है कि वो इन अहलकारों को जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अपने पास रोकें, उनका असला वगैरह जो है वो चेक करें और उसे अपने कब्ज़े में लें और उनके बाकी जो उनके क्वाइफ है वो भी चेक करें। इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो आला सतही जो है वो इंक्वायरी की जाएगी और उसके नतीजे में न सिर्फ इस कंपनी के ऊपर पाबंदी ऐड की जाएगी बल्कि जो है वो जो भी गैर कानूनी प्रैक्टिस में वो मुलव्वस रहे हैं उसके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ ये मामला क्यों रिपोर्ट नहीं हो सका अभी तक, यानी हमारी दीगर एजेंसीज भी और जो मुतल्लिका लोग हैं, ये बात आज इस इंसिडेंट के होने के बाद रिपोर्ट हुई है और ख़ास तौर पे मैं इसका क्रेडिट मीडिया को दूंगा कि मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया। तो ये इससे पहले क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ, किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इस चीज़ को रिपोर्ट करते, इसके ऊपर भी जो मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा है कि आप इंक्वायरी करें और उन लोगों का भी तयन करें कि जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को चेक करें और उन्होंने चेक नहीं किया और ये रिपोर्ट नहीं हुआ, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई जो है होनी चाहिए। जहाँ तक शेख रशीद साहब की वीडियो का तल्लुक़ है, ऑडियो का तल्लुक़ है, तो वो गुल जमान साहब को सभी जानते हैं। गुल जमान साहब जो हैं वो फ्रंट मैन है चौधरी परवेज़ लाई के। जो चौधरी परवेज़ लाई के मुतल्लक इमरान खान साहब ने कहा था ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ लाई है, तो इस डाकू का जो माल मसरूका है उसे संभालने वाला ये गुल जमान ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो कि ये बात जो है वो दुरुस्त है। शेख रशीद साहब ने जो उसे कहा है कि पेमेंट कर दी है और ये जो मियाँ जलील शर्कपुरी है ये बतौर इंसान इंतहाई घटिया इंसान है और मैं इसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और जब ये दूसरी मरतबा ये PMLN में शामिल हुआ तो उस वक्त भी जो है वो मुझे इससे मुलाकात का मौका मिला। तो ये इंतहाई लालची और इंतहाई जो है वो यानी गिरा हुआ इंसान है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसे लिए हो। और ये मुझे अंदाज़ा होता है कि शेख रशीद साहब ने जो बात की है ये बात जो है ये दुरुस्त है। अब मैं आज की जो सारी, क्योंकि अब आखिरी 1 घंटे का टाइम है, लेकिन 1 घंटे से मुराद ये है कि जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अहाता में पहुंच जाएंगे उन्हें भले 5 बजे के बाद भी उन्हें टाइम मिलेगा, वो 7 बजे तक भी 6 बजे तक भी, यानी 5 बजे के बाद जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अहाता में पहुंच जाएंगे उन्हें वोट कास्ट करने का इख्तियार हासिल होगा। इसलिए मेरी ये अपील होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ वोटर साहबान से, तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम जो है वो शहरियों से कि आज ये बड़ी खुशाइन बात है जो अब तक की इतलात मौसूल हो रही हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में
कभी जो है वो टर्न आउट जो है वो 25-30% से ज़्यादा नहीं होता। और अभी तक की जो इतला है, अभी 1 घंटा बाकी है, इतला ये है कि आज का जो ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन इसे ना कहा जाए, इसे मिनी जनरल इलेक्शन अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अब मिनी जनरल इलेक्शन का रूप जो है वो धार चुका था इलेक्शन कैंपेन में भी, और आज का जो टर्न आउट और आज का जो लोगों का जोशो खरोश है उसके पेश नज़र भी, तो इसमें जो है वो टर्न आउट जो है वो 40% को क्रॉस कर चुका है। एंड इट मे पॉसिबल, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 50% तक जो है वो पहुंच जाए, और 50% तक जो है वो टर्न आउट हमेशा जो है वो जनरल इलेक्शन में ही जो है वो पहुंचा करता है। तो आज का जो इलेक्शन है इसमें तकरीबन कोई 45,96,000 वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करने जो है वो जा रहे हैं। 20 हल्के हैं, 185 उम्मीदवार हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल है। और 3,140, ये ख़ास तौर पे ये बात मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट फरमाएं कि 3,140 जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं। इनमें से सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ओनली 14, 3,140 पोलिंग स्टेशनों में से सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, बल्कि पोलिंग स्टेशन के बाहर इनसाइड किसी अमले से मुतल्लक, किसी इलेक्शन रूल्स की वायलेशन से मुतल्लक, किसी इलेक्शन कमीशन के इंतज़ाम से मुतल्लक कोई कंप्लेंट नहीं हुई, नॉट ए सिंगल कंप्लेंट किसी सियासी जमात ने भी। मैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इंतहाई काबिल सताइश जो है ये इंतज़ामात और उनकी कारकर्दगी है, और अल्लाह करे कि ये कारकर्दगी जो है ये आगे बढ़े और ये मिनी जनरल इलेक्शन से जो है ये जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो इसी तरह से जो है वो आगे जाए कि इनसाइड कोई कंप्लेंट नहीं है। आउटसाइड जो है वो पोलिंग स्टेशन टोटल 14 जगहों पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, नॉट कोई फायरिंग का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ थ्रू आउट। असले के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी और साथ ये डिटरेंस क्रिएट किया गया था कि जो आदमी पकड़ा जाएगा उसका सिर्फ उसको चलान नहीं किया जाएगा, उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा और उसका असला भी जो है वो ज़ब्त होगा। तो इसका बड़ा मौसर असर हुआ है और कोई वाक़या जो है वो इस किस्म का जो है वो नहीं हुआ फायरिंग का। और 14 जगह पे जो है वो छोटा मोटा जो है वो तू तकरार और हाथापाई जो है वो हुई है, और कोई FIR का अंदराज नहीं हुआ। FIR के अंदराज से मुराद ये कि किसी भी शहरी ने जो है वो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया कि जी मेरे को चोट लग गई है या मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, या यानी गाली गलोच और जो हमारा एक कल्चर है दक्कम बेल के वाक़यात जो है वो हुए हैं 14 जगहों पे आउट ऑफ 3,140। और ये जो सारी जिम्मेदारी है मैं सबसे पहले पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस को बिलखसूस IG पंजाब को, कि उन्होंने बड़ा ही न्यूट्रल स्टांस रखा और किसी जगह पे भी किसी भी पुलिस एहलकार का ऐसा अमल नहीं सामने आया जो कि मुतनाज़ा होता, तनाज़े की बाइस बनता, जानबदारी का जो है वो बाइस बनता। और पंजाब पुलिस जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने सारा अमल जो है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से जो है वो सर अंजाम दिया। और इसके बाद हमारी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनमें 2600 रेंजर्स, उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दी हैं। और ये जो 14 वाक़यात हुए हैं वहाँ पे फौरी तौर पे लेस दैन 10 मिनट्स जो है वो वहाँ पे जहाँ भी बुलाया गया उनको तो वहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं। इसके अलावा 2000 FC और 2000 फ़ौज के जो है वो जवान जो है वो भी इस मकसद के लिए मौजूद रहे हैं, अब भी मौजूद हैं।
मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये दरख्वास्त होगी कि पोलिंग का अमल तो आलमोस्ट जो है वो बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अच्छे अंदाज से मुकम्मल होने जा रहा है। अब इसके बाद गिनती का जब अमल शुरू होगा तो मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अंदर जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 44 के ऊपर अगर वो दे दे रिज़ल्ट, असल रिज़ल्ट जो है वो झगड़ा वहाँ पे पड़ता है कि जी कच्चा रिज़ल्ट दे दिया, कच्चे कागज़ पे लिख दिया। मामला ये है कि फॉर्म 44 के ऊपर अगर वो पक्का रिज़ल्ट जो है जिसे कहा जाता है वो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत करके दे दे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जगह पे कोई झगड़ा हो या किसी जगह पे कोई तनाज़ा हो। झगड़ा उस वक्त पड़ता है कि जब वहाँ पे रिजल्ट जो है वो नाअज़ा किया जाता है। इस वक्त वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उनका कहना है कि मीडिया ने शेख रशीद की ऑडियो लीक की है, ऑडियो लीक का क्रेडिट मीडिया को देता हूँ। और अभी आपको अहम खबर देंगे, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। अताउल्लाह तारड़ शहबाज गिल को नक्से अमन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर दाखिला पंजाब का ये मौक़िफ़ है, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, तफसीलात हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त अब से कुछ देर कबल शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है और आज वो ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर अब से कुछ देर कबल मीडिया टॉक भी कर रहे थे और उन्होंने पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम तो लगा रहे थे, लेकिन उनके साथ जो अफराद थे उन्होंने असला रखा हुआ था और असला रखने के इल्ज़ाम में, नक्शे अमल के इल्ज़ाम में उन्हें मुजफ्फरगढ़ से इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। और इसे कंफर्म किया है हमें पंजाब के वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने। समाज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहबाज गिल की जो एक्टिविटी थी वो सुबह से ही हम उसे मॉनिटर कर रहे थे और उस मॉनिटरिंग के अंदर जो उनके साथ अफराद थे, हमें ये इस पर शुबा था कि ये ना हो कि वो कोई नक्शे अमल में कोई खलल डालें, जिसके बायस उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और बाकायदा तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है और इसकी तस्दीक कर दी है पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ ने और नक्शे अमन का उनके ऊपर खदशा जाहिर किया गया। सुबह से उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा था और उनको सुबह से देखा जा रहा था कि उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, असलहा बरदार लोग हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। और अब ये खबर आ रही है कि पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज गिल को नक्शे अमन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। शहबाज गिल पर असला रखने का इल्जाम, मुजफ्फरगढ़ से उनको हिरासत में लिया गया है। हमने उनको देखा था कि मुसल्ला अफराद के साथ वहां पर मौजूद थे। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है।